तो हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की पॉलिटी। और उत्तराखंड की पॉलिटी में लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस करी थी वो करी थी उत्तराखंड की पंचायतें। पंचायतों का जो राजनीति या पॉलिटी से संबंधित सिलेबस था, टॉपिक था, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम और टॉपिक जो पॉलिटी से रिलेटेड होंगे और उत्तराखंड के सिलेबस में है या बुकों में दिए रहते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। मुद्दे वही डिस्कस होंगे जो राजनीति या पॉलिटी वाले सिलेबस से संबंधित होंगे। इससे बाहर की चीजें फिलहाल के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल वही डिस्कस कर रहे हैं जो पॉलिटी के सिलेबस से रिलेटेड है। तो आज की क्लास का पहला हेडिंग हम लिखेंगे महाअधिवक्ता। क्या लिखने वाले हम? महाअधिवक्ता। तो महाधिवक्ता से एक आधा प्रश्न बन सकता है पेपर में, और कई बार बना हुआ भी है। एक क्वेश्चन तो महाधिवक्ता तक ठीक ठाक पूछ लिया जाता है, वो पेपर में वो वाला आता है, उस पर भी हम चर्चा करें। पहला पॉइंट, महाधिवक्ता संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो महाधिवक्ता जो आता है वो संविधान के अनुच्छेद 165 में उल्लेखित है। ठीक है। समटाइम नॉर्मल प्रश्न बनेगा, महाधिवक्ता कौन से अनुच्छेद में आता है, तो हम क्या बोलेंगे? महाधिवक्ता कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 165 में आता है। साहब, ये महाधिवक्ता होता कौन है, पहले ये बात तो पता चले हमें। तो मैं बोलूंगा आपको, महाधिवक्ता होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। दोस्तों, महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वही महाधिवक्ता होता है, ये आपको याद रखना। सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा सीनियर अधिकारी, और किस क्षेत्र में? विधि या कानून के क्षेत्र में। अगर कभी उत्तराखंड सरकार को कानूनी सलाह लेनी होगी, कभी उत्तराखंड गवर्नमेंट को कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी, तो वो कानूनी सलाह किससे लेंगे? वो लेंगे महाअधिवक्ता से, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा कानूनी विधि अधिकारी यही होता है। आप लोगों को कभी कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है तो हम लोग वकील वगैरह करते हैं ना अपना। तो कभी उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी कानूनी सलाह की जरूरत पड़ेगी तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास क्या होगा? महाधिवक्ता होगा। हर एक गवर्नमेंट के पास होगा, अनुच्छेद 165 के तहत। महाधिवक्ता क्या होता है हमें पता तो चल गया, बट इसकी नियुक्ति होती है राज्य में। इसकी नियुक्ति कौन करता है राज्य में? तो हम बोलेंगे राज्य में इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। सामान्यतः प्रश्न बनेगा कि प्रत्येक एक महाअधिवक्ता होता है, और इस महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो हम सब लोग बोलेंगे साहब, महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है और राज्यपाल करता है। ये बेसिक बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा महाधिवक्ता के बारे में हम क्या प्रश्न बन सकता है? एक चीज हम नोट करके महाधिवक्ता के बारे में लिखेंगे, और इसी की मैं बात कर रहा था, ये ठीक ठाक लेवल पे पेपरों में खूब पूछा जाता है, तो हम लोगों को ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए। क्या पॉइंट है साहब? जो ये महाअधिवक्ता है, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो ये महाधिवक्ता है विधानसभा की बैठकों में, विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। भाग ले सकता है। विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। विधानसभा की बैठकों में, विधानसभा की बैठकों में भाषण या बोल भी सकता है, भाषण भी दे सकता है। परंतु एक चीज है, कभी विधानसभा की कार्यवाही चल रही होगी तो विधानसभा में वोट नहीं दे सकता। यही इसके बारे में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये चीज आप लोगों को पता भी होगी। आई नो काफी इजी और काफी नॉर्मल सामान्य सा क्वेश्चन है, बट कुछ नए बच्चे होंगे या प्रॉपर अगर आप नोट्स बना रहे होंगे पॉलिटी के, तो नोट्स में ये सारी चीजें हमारी मेंशन होनी चाहिए। महाधिवक्ता मैं बोल रहा हूँ, महाधिवक्ता विधानसभा की बैठकों में, विधानसभा बोले तो जहां हमारे राज्य के एमएलए बैठते होंगे विधानसभा भवन में, विधायक लोग, तो विधायक लोगों के साथ ये बैठ सकता है। जैसे 70 विधायक कभी बैठे होंगे, विधानसभा का सत्र चल रहा होगा, तो वहां पे महाधिवक्ता अगर जाएगा तो उसे कोई आने से मना नहीं करेगा। और विधानसभा के सत्र में तो जा सकता है, पर कुछ ऐसा सेंसिटिव मामला चल रहा है जहां पे इसको लगता है कि मेरे को बोलने की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा के जो 70 विधायक है वो तो नेता है, और नेता अनपढ़ भी हो सकता है ना, ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है नेता के लिए, है ना? आपने लोगों को पता होगा। मगर जो विधि अधिकारी होगा उसको कानून का ज्ञाता है, कानून का बहुत ज्यादा जानकारी उनको है, तो अगर उनको जरूरत लगी तो वो भाषण दे सकते हैं विधानसभा में, विधानसभा में बोल सकते हैं, अपनी तथ्यों को, अपनी बात को वो रख सकते हैं। मगर विधानसभा किसी मुद्दे पर अगर वोटिंग कर रही है कि कितने पक्ष में है और कितने विपक्ष में है, तो यहाँ पे वो वोट
नहीं दे सकते, उनका वोट काउंट नहीं होगा, काउंटेबल नहीं होगा। किसका? महाअधिवक्ता। यही पॉइंट इनके लिए खूब पेपर में पूछा जाता है, जो कि महाअधिवक्ता से संबंधित है। महाअधिवक्ता से और क्या प्रश्न बन सकते अगर हम देखेंगे? महाधिवक्ता कौन होता है, कौन नियुक्त करता है, सारी चीजें तो हमें पता चली, बट महाधिवक्ता कभी न कभी उत्तराखंड में भी तो पहला बना होगा। उत्तराखंड का जो पहला महाधिवक्ता था, उनका नाम था एलपी नैथानी, लक्ष्मी प्रसाद नैथानी उनका था। उत्तराखंड में जब ये पहला महाधिवक्ता बना होगा, तो उत्तराखंड की जो पहली सरकार थी, उस सरकार का नाम था अंतरिम सरकार। उत्तराखंड की जो पहली सरकार थी, उस सरकार का नाम क्या था? अंतरिम सरकार। मैं आप लोगों को विधानसभा वाला टॉपिक जब पढ़ाया था, मैं जब आप लोगों को विधानसभा वाला टॉपिक जब पढ़ाया था, तो मैं आप लोगों को यह भी बताया था कि उत्तराखंड में चुनाव तो पहली बार 2002 में होते हैं, और उत्तराखंड बन चुका है सन 2000 में। तो 2000 से लेके 2002 के बीच जो सरकार काम कर रही थी, उस सरकार को बोला जाता है अंतरिम सरकार। 2002 में उत्तराखंड में पहली बार निर्वाचित सरकार आई। उत्तराखंड में 2002 में पहली बार निर्वाचित सरकार आई। तब उत्तराखंड में द्वितीय महाधिवक्ता बनने का जो श्रेय जाता है, मेहरबान सिंह नेगी जी को जाता है। मेहरबान सिंह नेगी जी को। पर मेहरबान सिंह नेगी जी कौन सी सरकार में बने थे? निर्वाचित सरकार में बने थे। कौन सी सरकार में बने थे? निर्वाचित सरकार। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मनोनीत सरकार, जिसका मनोनयन किया गया हो, मनोनीत सरकार। निर्वाचित सरकार नहीं थी। निर्वाचित सरकार बोले तो 2002 के बाद बनी, जो जहां पे जनता ने वोट दे के सरकार बनाई थी। तो दोबारा से क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड का ओवरऑल तो पहला महाधिवक्ता एलपी नैथानी है, ओवरऑल उत्तराखंड का दूसरा महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी है, बट निर्वाचित सरकार में पहला कौन हो जाएगा? अगर क्वेश्चन आएगा निर्वाचित सरकार का पहला महाधिवक्ता, निर्वाचित सरकार का पहला महाधिवक्ता तो मेहरबान सिंह नेगी है। अगर सामान्यता पूछेगा पहला कौन है, एलपी नैथानी करेंगे, बट क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचित सरकार का पहला तो मेहरबान सिंह नेगी करेंगे, और सामान्यतः मेहरबान सिंह नेगी का तो दूसरा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यही बात आप लोगों को याद होनी चाहिए बेसिक से। बाकी जहां तक मुझे जानकारी, इसमें मैं हल्का मिसिंग भी हो सकता हूं। जो हमारा सातवां महाधिवक्ता होगा, जो हमारा सातवां महाधिवक्ता होगा, वो अभी वर्तमान में एस एन बाबुलकर जी है। सूर्य नारायण बाबुलकर जी है। वर्तमान में भी कोई ना कोई राज्य का महाधिवक्ता होगा, राज्य सरकार का महाधिवक्ता होगा, तो उनका नाम है एस एन बाबुलकर। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। ठीक है, तो ये था महाधिवक्ता के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट, जो हम सभी लोगों को पता होने चाहिए थे। आप लोगों ने सारे फैक्ट नोट डाउन कर लिए होंगे और लिख लिए होंगे। इन्हीं में से कुछ ना कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आगे उत्तराखंड की पॉलिटी में हम क्या पढ़ सकते हैं? एक छोटा सा तथ्य आता है सचिवालय का। किसका तथ्य आता है? सचिवालय। सचिवालय में कौन बैठते हैं? हर एक विभाग के सचिव सचिवालय में रहेंगे। कौन? हर एक विभाग के सचिव। और इन सचिवों के भी जो सीनियर होंगे, उसको क्या बोलेंगे? मुख्य सचिव। उनको क्या बोलेंगे? मुख्य सचिव। मैं आप लोगों को चीजें समझाता हूं। एक चीज होती है शासन, और एक चीज होता प्रशासन। अगर शासन के तौर पर देखेंगे, जो राजनीतिक दल या हमारे राज्य में सरकार में राज्य कर रहा है, शासन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा पद तो राज्यपाल का होता है। मगर राज्यपाल नाम मात्र का प्रधान होता है, आप लोगों को पता है। वैसे शासन के तौर पे देखा जाएगा तो राज्य में सबसे बड़ा कौन है? वास्तविक प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। और एक साइड होता है प्रशासन। प्रशासन में आते हैं जॉब करने वाले। आप पुलिस में भर्ती हो जाओ, फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती हो जाओ, तो आप प्रशासन का अंग कहलाओगे। कभी आपने देखा होगा डीएम की गाड़ी पे लिखा भी रहता है प्रशासन, या एसडीएम की गाड़ी पे लिखा भी रहता है प्रशासन। तो इनके जो सबसे बड़े पद होता है आईएएस के बाद, वो डीएम बनता है। मगर डीएम का जब प्रमोशन होता है, वो सचिव बनता है, और सचिव से भी जब सुपीरियर बन जाता है, तो क्या बनता है? मुख्य सचिव बनता है। क्या बनता है? मुख्य सचिव बनता है।
तो इन्हीं मुख्य सचिव का जो रहने का स्थान होता है, जहां ये मीटिंग, जहां ये बैठक करते हैं, उसी को बोला जाता है सचिवालय। तो सचिवालय के अंदर सचिव लोग रहते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में एक सचिव होगा, और सारे डिपार्टमेंटों का जो सुपीरियर होगा उनको बोला जाएगा मुख्य सचिव। ये बेसिक सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सचिवालय हमारा कहाँ है, ये प्रश्न बनेगा, तो इसको तो कोई भी बच्चा कर देगा। सचिवालय हमारा कहाँ है? देहरादून में। हमारे उत्तराखंड का जो सचिवालय है, उसका जो नामकरण हुआ है, उसका जो नाम रखा गया है, वो रखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से उत्तराखंड सचिवालय का नाम रखा गया है। ध्यान रखना, उत्तराखंड सचिवालय का नाम किस महान हस्ती, किस महान वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया है। उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब हमने बोला सचिवालय का जो सुपीरियर होगा, सीनियर होगा, उसके लिए बोला जाएगा मुख्य सचिव। हाँ जी, ठीक है। तो उत्तराखंड में पहली बार कोई ना कोई तो मुख्य सचिव बना होगा। तो उत्तराखंड का प्रथम मुख्य सचिव कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड का जो प्रथम मुख्य सचिव होगा, उनका नाम होगा अजय विक्रम सिंह। क्या नाम होगा साहब उनका? उनका नाम होगा अजय विक्रम सिंह। तो अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव है। ये वाला क्वेश्चन तो करंट अफेयर में, पेपर में भी पूछा गया था। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है उत्तराखंड के? तो उनका नाम है राधा रतूड़ी जी। आपने खूब देखा होगा, खूब अभिभाषण भाषण करती है, बैठकें करती रहती है, खूब एक्टिव रहती है, अच्छी बात है। तो राधा रतूड़ी जी उत्तराखंड की वर्तमान मुख्य सचिव है। और मुख्य सचिव की पोस्ट पर उत्तराखंड में पहली बार कोई महिला बैठी है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड के मुख्य सचिव पर पद धारण करने वाली पहली महिला, तो वो भी कौन है? राधा रतूड़ी जी है। तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, किसका? सचिवालय का। तो भाई आपका सचिवालय कहाँ है? हम क्या बोलेंगे? हमारा सचिवालय देहरादून है। सचिवालय देहरादून है, तो और क्या पॉइंट आ सकता है? सचिवालय के नाम किसके नाम पे रखा गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया है। पहला मुख्य सचिव कौन है हमारा भाई? अजय विक्रम सिंह जी है। वर्तमान में कौन है भाई? राधा रतूड़ी जी है। और राधा रतूड़ी जी पहली महिला मुख्य सचिव भी उत्तराखंड का बनने का गौरव हासिल कर चुकी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तराखंड की पॉलिटी में ये कुछ बेसिक से टॉपिक हेडिंग बुक्स में रहते हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे, उन्हीं पे मैंने डिस्कस किया था। बट उत्तराखंड की राजनीति से संबंधित एक और टॉपिक आता है कि पृथक राज्य के लिए जो आंदोलन हुए थे हमारे, तो वो आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित थे। ठीक है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड पृथक राज्य बनने के लिए 1938 से लेके आंदोलन होने लग गए थे। श्रीदेव सुमन जी ने जब मांग करी थी श्रीनगर गढ़वाल में, और सन 2000 में उत्तराखंड बना। तो 1938 से लेके सन 9 नवंबर 2000 तक आंदोलन ही चल रहे थे। मगर आंदोलन जब हम लोग करते हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट एक फैसला लेती है, एक निर्णय लेती है। आंदोलन के बाद ही सरकार कुछ फैसले और कुछ निर्णय पे जाती है। तो जहां से राजनीतिक पहलू उत्तराखंड के पृथक राज्य आंदोलन में जुड़ते हैं, वो राजनीति से काफी ज्यादा प्रेरित है। तो उन चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली पृथक राज्य आंदोलन बहुत लंबा एक टॉपिक है। और अगर आप मेरी प्ले लिस्ट में ढूंढोगे, तो मैंने पढ़ा भी रखा पृथक राज्य आंदोलन। वहां पे मैंने डिटेल में 1938 से लेके 9 नवंबर 2000 तक एवरीथिंग डिस्कस करी है। बट अभी मैं पूरा पृथक राज्य आंदोलन नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं वो तथ्य वहां से पढ़ा रहा हूं जो कहीं ना कहीं राजनीति से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से संबंधित। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड राजनीति के कुछ अन्य तथ्य, उत्तराखंड की पॉलिटी के कुछ अन्य तथ्य, जिनको हम उत्तराखंड की राजनीति या उत्तराखंड की पॉलिटी वाले सिलेबस में ऐड कर सकते हैं, अगर आप मेरे दोस्तों प्रॉपर नोट्स बना रहे हो। तो ये वो टर्म है जो कहीं ना कहीं राजनीति वाले पोर्शन में आने चाहिए थे। देखिएगा, जब जनता आंदोलन कर रही थी, पृथक राज्य बनाओ, पृथक राज्य बनाओ, पृथक राज्य बनाओ। अब मैं कह रहा हूं ये आंदोलन 1938 से लगभग शुरू हुआ था, और मांग पूरी कब हुई? 9 नवंबर 2000। इस बीच बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोगों ने शहादतें दी, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी कुर्बानियां हुई। ऐसे ही उत्तराखंड नहीं बना।
मगर एक टर्म ऐसा आया होगा कि जब ये आंदोलन अपनी एक दिशा को हासिल कर चुके थे और फिर सरकार ने निर्णय लिया कि ओके भाई डन, तुम्हारी मांगे पूरी करते हैं। कई बार तो क्या होता है, हम आंदोलन ही करते रह जाते हैं, मांगे पूरी नहीं होती है। पर जब उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन किया तो एक टाइम ऐसा आया ना कि मांगे पूरी हुई, उत्तराखंड बना। तो वो कौन सा मुद्दा है, वो कौन सा पहलू है जहां से मांगे पूरी होने लग गई कि हाँ भाई अब उत्तराखंड को एक अलग राज्य, एक पृथक राज्य बना दें। ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। तो कहां से ये बातें समझ में आती है, कहां से ये घोषणाएं शुरू होती है कि भाई उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में बना दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आता है 15 अगस्त 1996 से। 15 अगस्त 1996 से लाल किले की प्राचीर से, लाल किले से, लाल किला दिल्ली में है, ठीक है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा साहब ने, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, HD देवगौड़ा थे। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि ठीक है पृथक राज्य बना देंगे। तो क्वेश्चन आएगी पृथक राज्य की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब की जाती है, तो आप बोलोगे 15 अगस्त 1996 में की गई थी। और कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री दैट टाइम थे, वो थे HD देवगौड़ा। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना, हमेशा दो दिन याद रखने, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी हुई थी, तो गणतंत्र दिवस को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति परेड में रहते हैं, झांकियां चलती ना, परेड होती ना हमारे देश की, तो फिक्स है उस दिन सभी लोग वहां पे रहते हैं। और 15 अगस्त को हमेशा प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे लाल किले से, जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा। तो 15 अगस्त को हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पे जो भी रहेंगे वो लाल किला पहुंचे रहेंगे और वहां पे उनका भाषण समारोह होता है। और 26 जनवरी को झांकी वगैरह, परेड वगैरह चलती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसी 15 अगस्त 1996 को लाल किले से प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने पृथक राज्य की मांग को स्वीकार किया कि हाँ भाई एक नए राज्य को जरूर हम बना देंगे। आंदोलन के लोग कुछ हद तक खुश हो गए थे कि यार मोदी जी ने बोल दिया बना, मतलब उस समय मोदी जी बोल रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि पृथक राज्य बना देंगे तो अच्छी बात है। तो लोग, इतना हो गया था कि हाँ भाई अब एक नया राज्य तो बन जाएगा। अब नया राज्य बनेगा, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, उस पे काम कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, उन चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे डेट आपने लिखनी है, वो लिखनी है 27 जुलाई सन 2000। 27 जुलाई सन 2000 को इस पे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। मेरे दोस्तों, कभी भी कोई नया राज्य बनाएंगे या किसी राज्य का नाम भी बदलेंगे तो वो पहले लोकसभा राज्यसभा से पास होके आएगा, तभी इस पे मोहर लगेगी, तभी वो बनेगा। तो उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाना था, तो वो लोकसभा राज्यसभा से पास करके तो लाना पड़ेगा ना, संसद से बोले तो लोकसभा भी पास करेगी, राज्यसभा भी पास करेगा, राष्ट्रपति भी साइन करेगा, तब जाके कोई भी कानून हमारे देश में बनता है। तो जब उत्तराखंड बनाना था तो इसको भी इसी प्रोसेस से गुजरना था, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति वाले प्रोसेस से। ठीक है, तो अभी लोकसभा में पास नहीं हुआ, लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, रखा गया। मतलब जैसे कि आप किसी लड़की को प्रपोज मारते हो, तो आपने प्रपोज 19 तारीख को मारा था और उसने रिप्लाई दे के हाँ बोल आपको 22 तारीख को। तो अभी यही प्रपोजल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश का पुनः गठन करना है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन विधेयक कब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, 27 जुलाई 2000 को किया गया था। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना। उसके बाद 1 अगस्त की डेट आएगी और 1 अगस्त 2000 को ये जो विधेयक था ये लोकसभा में पास हो गया कि डन भाई, लोकसभा वालों ने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पृथक राज्य को बना सकते हो। उसके बाद 10 अगस्त की डेट आती है मेरे दोस्तों, 10 अगस्त को ये प्रस्ताव राज्यसभा वालों ने भी पास कर दिया, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप नया राज्य बना सकते हैं।
मैंने कहा लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, अब कोई भी मुद्दा राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति जी के द्वारा भी इसको अनुमोदित कर दिया जाता है, हस्ताक्षरित कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति जी ने बोला कि हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक नया राज्य बनाना है, आप बना लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में कब पेश हुआ, पेश कब हुआ? 27 जुलाई को। पास कब हुआ? 1 अगस्त को। राज्यसभा में 10 अगस्त को। और राष्ट्रपति महोदय ने कब साइन किया? 28 अगस्त को। वो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी? HD देवगौड़ा। और यहाँ पे बात आती है राष्ट्रपति महोदय की। वो कौन से राष्ट्रपति है जिन्होंने उत्तराखंड के पृथक राज्य अधिनियम पर या उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम पर हस्ताक्षर करे थे? कोई ना कोई तो राष्ट्रपति होगा वो। तो जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे दैट टाइम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर, उत्तराखंड का पृथक राज्य विधेयक पर हस्ताक्षरित किए, उनका नाम है KR नारायण। क्या नाम है इनका? KR नारायण जी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति बनने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है। हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव किनको प्राप्त है? राष्ट्रपति KR नारायण जी को। और इन्होंने ही 28 अगस्त सन 2000 को उत्तराखंड के पृथक राज्य अधिनियम पर क्या किया था? हस्ताक्षरित किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट करके। बाकी आपने कभी विज्ञप्ति वगैरह पढ़ी होगी, है ना, अधिसूचना वगैरह पढ़ी होगी, जब आपने हिंदी पढ़ा होगा तो इसको भी अधिसूचित किया गया था। तो ध्यान रखना, गजट में कानून संख्या कौन सी रही उत्तराखंड की? तो कानून संख्या 28 उत्तराखंड का नंबर था। ठीक है, गजट नंबर कौन सा था उत्तराखंड का जब उत्तराखंड की अधिसूचना जारी हुई होगी? तो भाई कौन सा गजट नंबर या कानून संख्या क्या था? 28 था जब उत्तराखंड बना था। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। और हुआ क्या उसके बाद? अगस्त के बाद नवंबर आया होगा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य बन गया था। एक नया राज्य बन गया था। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद में रखना है, काफी महत्वपूर्णता के साथ। हम सभी लोगों को ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है। और जब उत्तराखंड नया राज्य बना था तो देश में कौन से नंबर का राज्य बना था? 27वें नंबर का राज्य बना। ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है। बाकी अलग से पॉइंट मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, और वैसे आप लोगों को पता है। सन 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को उत्तराखंड के 3 नए राज्य बने थे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड में, सॉरी, भारत में 9 नवंबर 2000 को कितने नए राज्य बने थे? तो 2000 में 3 नए राज्य बने थे। सन 2000 में ही नवंबर के महीने में पूरे भारत में 3 नए राज्य बने। उत्तराखंड ही बना, उत्तराखंड के साथ 2 और नए राज्य बने। तो छत्तीसगढ़ भी 2000 का है, झारखंड भी 2000 का है, उत्तराखंड भी 2000 का है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी। कुछ बेसिक सी बातें जो हम लोगों को पता होनी चाहिए थी, और हम लोगों ने पढ़ भी दी है कि क्या क्या बातें हैं, कैसी कैसी बातें हैं। बेसिक बातें हमको पता होनी चाहिए। तो ये काफी तथ्य ऐसे थे जो उत्तराखंड की राजनीति से प्रेरित थे। या पॉलिटी के सिलेबस में कहीं ना कहीं हमको पढ़ना चाहिए। तो मैंने वो बातें आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों की कुछ समझ में आई होगी। आगे बढ़े। एक लास्ट फैक्ट, जब हम उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा तथ्य जो राजनीति से प्रेरित होगा और इस टॉपिक का हिस्सा होना चाहिए। कुछ ऐसा तथ्य जो राजनीति से प्रेरित होगा और इस टॉपिक का हिस्सा होना चाहिए, तो मेरे दोस्त वो है उत्तराखंड क्रांति दल, जिसको बोला जाता है UKD। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी थी उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत ज्यादा सहयोग रहा है पृथक राज्य निर्माण के लिए, उत्तराखंड के निर्माण के लिए। ये तो नहीं बोलूंगा मैं कि सिर्फ UKD ने ही उत्तराखंड को बनाया है, बट फिर भी हमारे राज्य के क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल का ही सबसे ज्यादा योगदान रहा है उत्तराखंड को पृथक राज्य हेतु बनाने के लिए।
वर्तमान 2025 में ये कंडीशन आ चुकी है कि उत्तराखंड क्रांति दल का पूरे राज्य में एक भी विधायक नहीं है, पूरे देश में एक भी सांसद नहीं है। बट पहले हुआ करते थे। पहले उत्तराखंड क्रांति दल काफी मजबूत था, मगर अभी हमारे राज्य में बीजेपी और कांग्रेस का वर्चस्व आ गया है, जबकि यूकेडी का वर्चस्व कम हो गया है। ये आप और हम लोगों की ही गलती है। जबकि देखा जाए तो पृथक राज्य के लिए सबसे ज्यादा शहादतें, कुर्बानियां यूकेडी ने ही करी, आंदोलन यूकेडी नहीं कर। ठीक है, बाकी ये राजनीतिक मामला है, छोड़ो इन बात। तो चलिए, तो हमको थोड़ी बहुत जानकारी उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में भी होनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड क्रांति दल बना कब था, तो भाई साहब 24-25 जुलाई की वो डेट है। ठीक है, मेरा बर्थडे भी 24 जुलाई को ही आता है, तो आप याद रखिएगा 24-25 जुलाई। 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में जनसभा थी, और मसूरी की जनसभा में उत्तराखंड क्रांति दल नामक एक राजनीतिक पार्टी बनी थी। और जब कोई भी राजनीतिक पार्टी बनेगा, तो इस राजनीतिक पार्टी में किसी न किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था देवी दत्त पंत, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति हुआ करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है यूकेडी पार्टी कब बनी? 1979 में। कहां बनी साहब? मसूरी में बनी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? देवीदत्त पंत थे। ये बेसिक सी बातें आपको यूकेडी के बारे में पता होनी चाहिए, और आई नो आप लोगों को ये बेसिक बातें पता भी होगी। जैसे हम हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी को पढ़ते हैं, और आप सभी लोगों को पता है 1907 में कांग्रेस पार्टी का भी विभाजन हो गया था, है ना? आपने कांग्रेस पार्टी अभी उत्तराखंड में भी देखी होगी। 2016 में जब हरीश रावत जी सीएम थे, वहां से कुछ विधायक बीजेपी में आ गए, उनका विभाजन ही तो हुआ, अलग अलग हो गए। 8-10 विधायक बीजेपी में आ गए, हरक सिंह रावत जी लोग, विजय बहुगुणा जी लोग। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल बनता है, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है एकता बना के रखना। राजनीति बहुत खतरनाक चीज है। ये अलग अलग कर देती है जब मतभेद होते हैं, विचार होते हैं, या जो भी सिस्टम होता है। राजनीति इस मामले में बहुत खतरनाक है। जितनी प्यारी, जितनी बेहतरीन बाहर से राजनीति दिखती है, उतनी अंदर से होती नहीं है। तो भाई, उत्तराखंड क्रांति दल का भी विभाजन हो गया। और अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड क्रांति दल कब बना, 1979 में। बट अगर आपसे पूछा जाएगा यूकेडी का विभाजन कब हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल का जो विभाजन हुआ है मेरे दोस्तों, तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो विभाजन हुआ वो 1987 में हुआ। और विभाजन के बाद इनका एक न्यू प्रेसिडेंट बना, एक न्यू अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल को मिले, जो उस समय बहुत युवा थे, और उनका नाम है काशी सिंह ऐरी। यूकेडी का सबसे प्रसिद्ध, सबसे मुख्य, सबसे फेमस चेहरा वो है काशी सिंह ऐरी। और काशी सिंह ऐरी जी ने उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर को कम संभाला था मेरे दोस्तों? उन्होंने संभाला था 1987 में, जब यूकेडी का अविभाजन हो गया था। बहुत युवा, बहुत नए, यंग ब्लड को उन्होंने अपना अध्यक्ष चुना था। किसने? उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्यों ने। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल हम पढ़ेंगे तो अगली डेट आती है, अब वो डेट आती है मेरे दोस्तों 23 अप्रैल 1987। उत्तराखंड क्रांति दल से 23 अप्रैल 1987 वाली डेट क्यों महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों? उत्तराखंड क्रांति दल के एक सांसद रहते हैं। सांसद को अंग्रेजी वाले छात्र क्या बोलेंगे? एमपी। लोकसभा के सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्हें हिंदी में सांसद कहते हैं। और ये एमपी का नाम है त्रिवेंद्र सिंह पंवार। त्रिवेंद्र सिंह पंवार कौन सी राजनीतिक पार्टी के हैं? तो उत्तराखंड क्रांति दल के हैं। और ये एक सांसद थे। सांसद बोले तो दिल्ली में लोकसभा में जाते होंगे, विधायक एमएलए होते हैं, या विधानसभा भवन देहरादून में जाते होंगे, ग्रीष्मकालीन में भराड़ी साइड में जाते होंगे। मगर जो लोकसभा के सांसद है, जैसे उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, तो ये लोग कहाँ पे शामिल होते हैं? दिल्ली की लोकसभा में। तो ये भी सांसद थे 1987 के टाइम पे, तो ये भी दिल्ली गए होंगे। और इन्होंने इतना हिम्मत वाला काम किया, इन्होंने 1987 में 23 अप्रैल को संसद में पत्र बम फेंका। क्या फेंका भाई? पत्र बम फेंका। ये ध्यान में रख लीजिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है कि संसद में पत्र बम कब और किसके द्वारा फेंका गया। तो संसद में पत्र बम त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी के द्वारा 23 अप्रैल 1987 को फेंका गया। साहब ये पत्र बम क्या होता है? कुछ नहीं होता है पत्र बम। जैसे संसद भवन चल रही है, आप सब लोगों ने देखा होगा संसद भवन चल रही है, ऊपर अध्यक्ष बैठा रहता है लोकसभा में और नीचे सारे के सारे सदस्य बैठे रहते हैं। तो भाई यूकेडी बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड में इनका एक सांसद हुआ करता था और वर्तमान में तो इनका एक विधायक भी नहीं है। तो दिल्ली में इनकी बातों को अनसुना किया जा रहा था, संसद में लोकसभा में इनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। तो इन्होंने एक पेज निकाला और उस पेज पे लिख दिया कि पृथक राज्य की मांग उत्तराखंड वालों की पूरी करो। उत्तराखंड वाले कब से आंदोलन कर रहे हैं, और आज की क्लास शुरू होते समय मैंने बताया था 1938 से हम आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे ही पेपर को गोला गोला किया और सीधा फेंक दिया आगे अध्यक्ष के सामने, और बम फेंक दिया, बम फेंक दिया, बम फेंक दिया, हल्ला कर दिया। अब सोचो संसद का माहौल क्या हो गया होगा, सारे एमपी उमपी डर गए होंगे कि बम किसने फेंका, बम किसने फेंका, क्या हो गया, क्या हो गया। जब डॉग स्क्वाड वगैरह बुलाए गए होंगे और खोला होगा बम बुम, देखा होगा क्या सीन है, कैसा सीन है, और अंदर लिखा था भाई साहब उत्तराखंड को पृथक राज्य बना दो यार, बहुत आंदोलन कर लिया हमने। सब लोग चौंक गए क्या है। तो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कि कोई तो हमारी बात को सुने, जब सीधी सीधी हमारी बात को सुन नहीं रहे हो तो ऐसा ड्रामा करके कोई तो हमारी बात को सुने, लाइमलाइट में आने के लिए, है ना। तब लोग उनकी बातों को सुनते हैं। जैसे भी सैफ अली खान वाला देखा होगा तुमने, है ना। नॉर्मल किसी के बंगले के अंदर गार्ड खड़ा रहता, कोई अंदर नहीं घुस सकता। सैफ अली खान के घर में अंदर घुस के उसे चाकू भी मार दिया, और भी 5-6 मार दिए बल। और अखबार की हेडलाइन तो मेरे पास है, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, बेवकूफ भी नहीं बना रहा हूँ। बोला एक चाकू तो बल उसकी पीठ में घुस गया था, किसकी, सैफ अली खान की, और वहीं था वो, डॉक्टरों ने निकाला बोलो चाकू बल। कैसा चाकू था वो, अंदर डाला और आधा वहीं टूट गया, अब तो वो डॉक्टरों ने निकाला, ऐसा चाकू था वो। तो लाइमलाइट में आने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती है। उससे पहले आपने पूनम पांडे वाला केस देखा होगा, बोला पूनम पांडे ही मर गई है, उसके बाद वो दोबारा जिंदा हो गई। तो ऐसी चीजें कि जब कोई हमारी बात को नहीं सुन रहा तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, बात सुने हमारी। तो इन्होंने पत्र बम फेंका था, बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है। 1987 के बाद आपको क्या डेट याद रखनी है? वो डेट याद रखनी है 1990। इंपॉर्टेंट करके ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। 1990, 1990 में आप लोगों को एक याद रखना है, ये 1990 में बात है एमएलए की। एमएलए बोलते हैं विधायक को, और यूकेडी के एक विधायक का नाम है जसवंत सिंह बिष्ट। ये भी यूकेडी के, हाँ, त्रिवेंद्र सिंह पंवार। और त्रिवेंद्र सिंह पंवार क्या थे? सांसद, एमपी। और जसवंत सिंह बिष्ट क्या है? जस्ट एमएलए, विधायक। तो इन्होंने एज ए एमएलए उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, अबे 1990 में विधायक रहा होगा तो यूपी का तो रहा होगा, उत्तराखंड तो बना ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य की मांग करी, ऑफिशियल। तो उत्तराखंड के पृथक राज्य की मांग पहली बार किस विधायक के द्वारा की गई? तो इनके द्वारा की गई थी। समझ में आ रही बात आपको? आंदोलन तो जनता पहले से कर रही है, मगर जनता तो सामान्य है, मगर एज ए एमएलए मांग करना अपने आप में बड़ी बात है। जैसे अभी हम देखते हैं बॉबी पंवार जी एक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, वो नॉर्मल एक आम इंसान है, किसी चीज की वो मांग कर रहे, तो एक आम इंसान के तौर पे आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। पर 2027 में चुनाव लड़ते हैं, और अगर वो विधायक बन जाते हैं तो एज ए विधायक मांग करेंगे तो उस बात का ज्यादा महत्व होगा बजाय अब की। अगर 2027 में वो विधायक बनते हैं और उसके बाद किसी चीज की मांग करेंगे तो उस चीज का ज्यादा महत्व होगा बजाय जितना महत्व अभी उनकी मांगों का हो रहा है। तो एज ए विधायक उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य की मांग किसके द्वारा यूपी विधानसभा में की गई थी? जसवंत सिंह बिष्ट। और ये भी यूकेडी के ही विधायक थे, ये भी यूकेडी के ही सांसद थे। इसीलिए मैंने कहा था कि उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत ज्यादा योगदान है उत्तराखंड को बनाने के लिए। और आज आप और हम लोग युवा, जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड क्रांति दल को एक मौका देना चाहिए राज्य को संवारने के लिए। क्योंकि 20-25 साल से हम लगातार कभी कांग्रेस को मौका दे रहे, कभी बीजेपी को मौका दे रहे। तो ये हम लोगों की कमियां हैं। एक दो दिन हम देख लेते, बट एट द एंड हम बीजेपी या कांग्रेस को ही मौका दे देते। युवा क्या सोच रहा है कि यूकेडी तो नहीं जीत रही है, क्या करना है इसको वोट देके, मेरा वोट खराब चले जाएगा ये। अबे जब सभी ऐसे सोचेंगे तो उनको वोट कैसे मिलेंगे? एक आप अच्छे कैंडिडेट को वोट दो तो राज्य का भी, क्षेत्र का भी, सबका विकास होगा।
आगे बढ़ते हैं 1992 से, और लास्ट डेट हम लिखेंगे 1990 से लेके 1992। 1992 में जो यूकेडी है, इनका हो रहा था 14वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हो रहा था? 14वां अधिवेशन। जैसे कांग्रेस पार्टी को आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, और कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन पढ़ते हैं हम, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन। तो ऐसे यूकेडी भी एक राजनीतिक पार्टी है, और इनके भी अधिवेशन चलते थे। इनके भी क्या चलते थे साहब? अधिवेशन चलते थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो 14वां अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में काशी सिंह एरी जी अध्यक्ष तो थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला जब भी उत्तराखंड बनेगा तो उत्तराखंड की जो राजधानी बनेगी, क्योंकि 1992 में उत्तराखंड तो बना नहीं है अभी। उत्तराखंड तो कब बनेगा सर? 2000 में। पर 1992 में ही अनाउंसमेंट कर दिया यूकेडी के अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कि उत्तराखंड की राजधानी जब भी बनेगी, गैरसैंण बनेगी। और गैरसैंण का नाम गैरसैंण नहीं होगा, चंद्रनगर होगा। क्या होगा साहब? चंद्रनगर होगा। और कौन है इसमें अध्यक्ष? कौन है? काशी सिंह एरी। तो 1992 में क्या क्वेश्चन बना? 1992 में यूकेडी के कौन से नंबर का अधिवेशन चल रहा था साहब? 14th नंबर का चल रहा था। और इसी अधिवेशन में काशी सिंह एरी जी ने क्या किया? इसी अधिवेशन में काशी सिंह एरी जी ने क्या किया? बोला जब भी उत्तराखंड बनेगा, हम घोषणा करते हैं कि उत्तराखंड की कैपिटल गैरसैंण बनेगी। और गैरसैंण को भी गैरसैंण नहीं करेंगे, उनको चंद्रनगर कहेंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के सम्मान में गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रख दिया था। तो प्रश्न बनेगा, गैरसैंण का नाम चंद्रनगर किसने रखा? गैरसैंण का नाम चंद्रनगर कब रखा? इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आप उन्हें आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमको उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़ते समय उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आप सभी लोगों ने पहले भी पॉलिटी पढ़ी होगी, बट एक सीक्वेंस में पॉलिटी के नोट्स शायद ही किसी बच्चे ने बनाए होंगे। आप प्ले लिस्ट देखिएगा, छोटा सा टॉपिक है उत्तराखंड की पॉलिटी, और एक प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिएगा। बहुत मदद और बहुत सहायता आप लोगों को मिलेगी। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट करना। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक बने रहिएगा, रिवाइज करिएगा। थैंक यू।